Hello everyone, this is Jyoti Singh, Assistant Professor Botany, MLB Government College भीलवाड़ा। मार्केंशिया के रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जिसमें हम स्टडी करेंगे डेhiscence ऑफ स्पोरोफाइट या बीजाणुभित्त का स्फुटन। बीजाणु और स्पोर्स किस प्रकार के होते हैं और स्पोर जर्मिनेशन कैसे होता है, और लास्ट में आता है इसका जीवन चक्र या लाइफ साइकिल। इस प्रकार से ये टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो स्फुटन के समय परिपक्व मैच्योर स्पोरोफाइट है उसमें किस प्रकार से ये प्रोसेस हो रहा है, ये आप देखिए। अब कैप्सूल जब परिपक्व हो जाता है, कैप्सूल जब पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, उसके अंदर बीजाणु बन जाते हैं, तब सीटा की कोशिकाओं में दीर्घीकरण होता है, दीर्घन होता है। सीटा की कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करती हैं और कैप्सूल अपने चारों ओर के जो आवरण हैं, जो पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अपने 3 आवरणों से घिरा हुआ है, उन तीनों आवरणों को भेदता हुआ बाहर निकल जाता है। वो आवरण क्या क्या है? कैलिप्ट्रा, पेरिगाइनियम, पेरिकीटियम, गोपक, परिस्त्रीधानी और परिलिंगधानी। इन आवरणों में घिरा हुआ है और इन आवरणों को भेदता हुआ सीटा बाहर आ जाता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि कैप्सूल जो है बाहर आ गया है और उसमें स्लिट्स नज़र आ रहे हैं, वॉल्स नज़र आ रहे हैं और बाहर स्पोर्स निकले हुए हैं। ये देखिए, इस तरह से ये सीटा बाहर आ गया इन लेयर्स को भेदता हुआ और कैप्सूल वातावरण के संपर्क में आ जाता है। ठीक है, और ये जो एक्सपोज्ड कैप्सूल है, इसकी एक बताया था मैंने कि एक स्तरीय इसकी जैकेट है, जैकेट इनर मोस्ट है, जैकेट के द्वारा कैप्सूल कवर्ड है। तो जैकेट के शीर्ष से क्या होता है कि जैकेट के शीर्ष भाग से अनुदैर्ध्य कपाट या लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स बन जाते हैं और वो जैकेट इन वॉल्स या कपाटों में टूट जाती है। और जैकेट की कोशिकाओं में क्या होता है? स्थूलन है, थिकनिंग्स पाई जाती हैं, वलयाकार स्थूलन होता है। इसके कारण ये जो कपाट हैं, ये जो कपाट हैं या ये पालियां हैं या जो लोब्स हैं, इनको वातावरण के संपर्क में आते हैं तो ये सूखने लगती हैं और सूख कर ये पीछे की ओर मुड़ जाती हैं, जिसके द्वारा बीजाणु जो है अनावृत हो जाते हैं। बीजाणु का जो मांस है, स्पोर्स का जो मांस है, बीजाणु संहति है, वो अनावृत हो जाती है, एक्सपोज्ड हो जाती है और इलेटर शुष्क वायु के संपर्क में आने से कुंडलित हो जाते हैं। जो बताया था कि कैप्सूल के अंदर क्या हुआ है, इलेटर और स्पोर्स हैं। तो इलेटर्स वातावरण में पानी की कमी हो गई, जब ये एक्सपोज हो गए, बाहर आ गए इन आवरणों को भेदते हुए, तो ये कुंडलित हो जाते हैं और बीजाणुओं पर दबाव बनाते हैं और इस दबाव से बीजाणु बिखरने लगते हैं और हवा के द्वारा दूर दूर तक प्रकीर्णित हो जाते हैं। एयर के द्वारा इन बीजाणुओं का डिस्पर्जल होता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं एक बीजाणु कैसा है। ये लगभग 12 से लेकर 30 माइक्रोन डायमीटर का है, गोलाकार है या किसी किसी में ये चतुष्फलकीय भी हो सकते हैं। बीजाणु युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, प्रथम अवस्था है। गैमेटोफिटिक फेज की पहली अवस्था है हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है, और बीजाणु 2 स्तरीय लेयर्स के द्वारा कवर्ड है, बाह्यचोल और अंतःचोल। बाह्यचोल एक्सोस्पोर, अंतःचोल एंडोस्पोर। और इसमें ग्रैनुलर जीव द्रव्य पाया जाता है और एक न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। अब आता है बीजाणु का जर्मिनेशन या बीजाणु का अंकुरण। अब बीजाणु हवा के द्वारा इधर उधर दाएं बाएं आधार पर गिर गए, भूमि पर गिर गए और वहाँ तुरंत ही इनका अंकुरण स्टार्ट हो जाता है। उपयुक्त अधोस्थन नहीं मिले, अगर उपयुक्त कंडीशंस ना मिले
तो ये जीवाणु लगभग 1 वर्ष तक जीवन के योग्य रहते हैं, जीवन के लिए वायबल रहते हैं, और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये जर्मिनेट होकर थैलस का निर्माण कर लेते हैं। और अगर तुरंत ही इन्हें अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है तो इनका जर्मिनेशन तुरंत स्टार्ट हो जाता है। एक बीजाणु चतुष्क जो बनता है, स्पोर मदर सेल से बताया था मैंने, स्पोर मदर सेल से 4 बीजाणु बन रहे हैं मियोसिस के पश्चात। स्पोर मदर सेल कैसा है? डिप्लॉइड। उससे बन रहे हैं 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। तो जो 4 का जो समूह है, इसमें से 2 स्पोर्स बनाते हैं मेल थैलस और 2 स्पोर्स बनाते हैं फीमेल थैलस, क्योंकि मार्केंशिया डायोशियस प्लांट है। अब अंकुरण के समय क्या होता है कि ये जो बीजाणु है नमी अवशोषित करके, जल अवशोषित करके आकार में वृद्धि कर लेता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रकट हो जाते हैं। और इसमें जो पहला डिवीजन है वो अनुप्रस्थ द्वारा होता है, और इसके फलस्वरूप एक क्लोरोप्लास्ट युक्त बड़ी कोशिका और दूसरी उससे थोड़ी छोटी कोशिका बनती है। यानी कि एक डिवीजन हुआ, 2 कोशिका बन गई, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट है और छोटी कोशिका क्लोरोप्लास्ट रहित है। छोटी कोशिका लंबाई में दीर्घण के पश्चात लंबाई में वृद्धि करके बनाती है प्रथम मूलाभास, फर्स्ट राइजोइड, ठीक है। और बड़ी कोशिका में कई विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 6 से 8 कोशिकाओं का एक तंतु बनता है, और शीर्ष भाग पर ये 2 कोशिका चौड़ाई का होता है, जैसा कि आप ई में देख रहे हैं, और नीचे 2 कोशिका। तो एक कोशिका थी बीजाणु की, विभाजन हुआ, 2 कोशिका बनी। पतली वाली कोशिका ने प्रथम मूलाभास बनाया दीर्घण के पश्चात, उसमें डिवीजन नहीं हुआ। दूसरी जो ऊपर वाली क्लोरोप्लास्ट जो कोशिका थी उसमें बारंबार विभाजन हुए, और इस प्रकार से 4 सेल्ड स्टेज, फिर 8 सेल्ड स्टेज, और फिर 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से विभाजन होके थैलस का निर्माण होता है और मूलाभासीय कोशिका मूलाभास बनाती है। ये इस प्रकार नया मार्केंशिया का थैलस बनता है। अब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ साइकिल। इसमें जीवन चक्र किस प्रकार से पूर्ण हो रहा है। लाइफ साइकिल में आपको दिख रहा है सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ मार्केंशिया नर मादा, मेल फीमेल, ठीक है। मार्केंशिया प्लांट कैसा है? गैमीटोफाइट है, ठीक है। और इसमें क्या पाए जाते हैं मार्केंशिया में? पुंधानीधर और स्त्रीधानीधर। पुंधानीधर एंथ्रीडियोफोर, स्त्रीधानीधर आर्चिगोनियोफोर। पुंधानीधर में क्या होती हैं? पुंधानी एंथ्रीडिया। स्त्रीधानीधर में क्या है? स्त्रीधानी आर्चिगोनिया। पुंधानी के अंदर क्या बनते हैं? पोमुणु एंथेरोजॉइड। स्त्रीधानीधर में क्या है? एग। अब ये चीज हो गई इसकी गैमीटोफाइट की। अब आता है इनमें फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या निषेचन। पुमणु स्त्रीधानी तक पहुंचते हैं और एग को फर्टिलाइज करके क्या बना लेते हैं? निषेचन के पश्चात जाइगोट, और जाइगोट अपने चारों ओर एक सेलुलोज की लेयर बनाता है, जिसको कि हम बोलते हैं निषिक्तांड या ऊस्पोर। तो जाइगोट किस में परिवर्तित हो गया? निषिक्तांड या ऊस्पोर। ऊस्पोर से बन रहा है भ्रूण या एम्ब्रियो। ब्रायोफाइट्स पहले ऐसे पादप हैं जिनमें भ्रूण बनने की शुरुआत हुई। फर्स्ट एम्ब्रियोफिटिक प्लांट्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये भ्रूण में वृद्धि होती है और बनता है बीजाणु जनक या स्पोरोगोनियम। ये बीजाणु जनक में क्या पाया जाता है? फुट, सीटा, कैप्सूल। स्पोरोफाइट 3 भागों में बटा है, फुट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल को हम हिंदी में बोलते हैं संपुट। अब इस संपुट के अंदर क्या है? बीजाणु मात्र कोशिकाएं, जो पहले आपने पढ़ा है। बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि स्पोर मदर सेल्स भरे हुए हैं। ये स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और बन जाता है बीजाणु चतुष्क, स्पोर टेट्राड।
और ये स्पोर टेट्राड में 4 स्पोर्स हैं, जिसमें से 2 मेल हैं, 2 फीमेल हैं। मेल स्पोर बनाते हैं मेल गैमिटोफाइट, मेल मार्केंशिया थैलस। फीमेल स्पोर्स बना रहे हैं फीमेल गैमिटोफाइट थैलस या मादा मार्केंशिया। इस प्रकार से जीवन का ये चक्र जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो अब आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें जीवन चक्र में क्या देखनी है कि निषेचन या फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ और मियोसिस कहाँ हुआ। ऊपर ये जो लाइन नज़र आ रही है इसमें, उससे ऊपर लिखा अगुणित, नीचे लिखा है द्विगुणित। ऊपर की सारी अवस्थाएं अगुणित हैं, हैप्लॉइड, नीचे द्विगुणित है। तो डिप्लॉयड अवस्था कहाँ से शुरू हुई? जाइगोट बनने के बाद निषेचन हुआ, निषेचन के पश्चात द्विगुणित अवस्था या डिप्लॉयड अवस्था या स्पोरोफिटिक अवस्था शुरू हुई। इस स्पोरोफिटिक अवस्था में आप ये देखते हैं कि सब चीज़ें डिप्लॉयड हैं, जाइगोट, oospore, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, कैप्सूल, स्पोर मदर सेल्स, ऑल आर डिप्लॉयड। और बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस होता है और फिर मियोसिस से लेके अपने पुमड़ू और एग तक सारी चीज़ें हैप्लॉइड हैं। तो ये 2 अवस्थाएं हैं, अगुणित और द्विगुणित। एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आती है। तो इस प्रकार से जीवन का ये प्रोसेस, जीवन का चक्र कंप्लीट होता है। इसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। और इसमें आप ये देखिए कि कौन सी अवस्था इंपॉर्टेंट है। स्पोरोफिटिक अवस्था किस पर निर्भर है? अगुणित पर। ठीक है, स्पोरोफिटिक अवस्था गैमिटोफिटिक पर निर्भर है, क्योंकि गैमिटोफिटिक तो आधार से जुड़ा हुआ है, जल खनिज लवण का अवशोषण कर रहा है, उसमें क्लोरोप्लास्ट है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और स्पोरोफिटिक फेज गैमिटोफाइट पर डिपेंडेंट है, उससे अटैच्ड है और वो बनाती है फिर बीजाणु के बाद नया आपका गैमिटोफाइट। तो स्पोरोफिटिक फेज डिपेंडेंट हो गई काफ़ी हद तक इस पे, और ये नई पीढ़ी जो बन रही है स्पोर्स बनने के बाद में, ये है हैप्लॉइड। तो गैमिटोफिटिक फेज इज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। एंड ये इम्पॉर्टेंट आप रखिए कि लाइफ साइकिल में 2 चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखिए, फर्टिलाइजेशन और मियोसिस। इन 2 चीज़ों को याद रख लिया, बाकी लाइफ साइकिल ऑटोमेटिकली आप अपने आप बना पाएंगे। थैंक्स।